गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो R अपॉन R डैश इज। ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा है, मैंने ग्रुप पे इसको सेंड भी किया है इसकी पिक, उसमें से देखना क्वेश्चन नंबर 1। तो वो कह रहा है कि एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R है। R पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस है। उसको कट कितने पार्ट में कर रहे हैं? 5 पार्ट में कट कर रहे हैं। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पार्ट में अगर कट कर रहे हैं तो R कैसे डिवाइड होगा, मतलब रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड होगा? एक पार्ट का R अपॉन 5 हो जाएगा। यही तो होगा। किसी भी चीज को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका 1 अपॉन 5 तो हो जाएगा। तो इसी का 1 अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5। यहां से बात आई ये चीज जो उसने कहा है, ये गिवन है, उसने कहा। अब आते हैं यहाँ, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर विल बी R अपॉन 5, ठीक है। सो फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन रूल, उसने कहा कि सबके सब किसमें कर दिए जाते हैं? पैरेलल जोड़ दिए जाते हैं। तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस सब एक ही होता है। R डैश दे रखा है, R डैश कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है। सबसे पहले हमको R डैश निकालना है, फिर रेशियो निकालना है। तो 1 अपॉन R डैश हमने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, सब रेसिप्रोकल में हो जाता है। अगर एक पार्ट का R अपॉन 5 है तो 5 पार्ट का ये हो जाएगा 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1। पैरेलल कॉम्बिनेशन थ्योरी से भी पहले बताया था। तो 1 अपॉन R डैश ये हो गया सब। ये 5 क्या करेगा? रेसिप्रोकल में, मतलब उलट जाएगा। तो ये 5 अपॉन R क्रॉस मल्टी, इसके बाद यहाँ पे ये चीज मैथमेटिकल सॉल्व हो रही है। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू ये पूरा एलसीएम लेकर के 25 अपॉन R, वो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन R। देन R इधर करो तो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25। तो इसका रेशियो क्या आ गया? R रेशियो R डैश इज इक्वल टू 25। मतलब ये ओवर इसका रेजिस्टेंस, जो वायर का रेजिस्टेंस था और जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन के बाद, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद रेजिस्टेंस है, उसका रेशियो वो पूछ रहा है लास्ट में। तो वो 25 आएगा। ये आंसर होगा इसका पहले। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। अब इसमें तो फार्मूला बता ही दिया इलेक्ट्रिकल पावर कौन कौन सा फार्मूला होता है। सबसे पहला फार्मूला P इज इक्वल टू VI, दूसरा फार्मूला I स्क्वायर R, तीसरा फार्मूला V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 फार्मूले होते हैं। तो पावर का जो फार्मूला है, या तो इसमें से देख लो कौन कौन सा है। I स्क्वायर R ये तो है, I R स्क्वायर नहीं, I R स्क्वायर कहीं पे भी नहीं पावर में। VI होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन लगाने वाला था, उसने कहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है रेटिंग दी रहती है ना 220 वोल्ट 100 वाट की। जो 100 वाट वाला बल्ब रहता है तो वो रेटिंग दी रहती है। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। अगर ये 110 वोल्ट पे चलेगा तो पावर क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसने पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है। पावर और वोल्टेज अगर दे रखा है तो उसमें हम सोचेंगे कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या सोचेंगे? रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि बल्ब के वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो हम रेजिस्टेंस वहां से निकालेंगे। तो मैंने वही किया। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू 100 वाट। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R फार्मूले से, पावर का फार्मूला जो था R इज इक्वल टू V स्क्वायर, यहाँ से R निकाल लिया हमने। R कितना आ गया? 484 ओम। ठीक, कैलकुलेशन मत पूछना, कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर चुके हो कई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से R हमको निकालना था इसमें से। ये कैलकुलेशन 484 ओम। ये सिंबल लगाना जरूरी है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा? ओम। उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि जब वोल्टेज कितना हो जाए, यहाँ से जब वोल्टेज कितना हो जाए, ये वाला
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है। तो वोल्टेज मैंने अगेन लिखा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही वाला फार्मूला यहाँ पुट किया। P इक्वल टू, अब की बार वी स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, V कौन सा हो जाएगा 110 वाला जो उसने कहा है, अपॉन 484 यहाँ से आ गया। रेजिस्टेंस तो बदलता ही नहीं है, रेजिस्टेंस वही बल्ब है तो रेजिस्टेंस बदलेगा क्यों, इसीलिए हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 484 ओम, और ये देखो यहाँ पे इजी वे में अब ऐसे 110 इंटू 110 करो, फिर उसको बढ़ाओ, फिर उसके बाद इससे अच्छा 484 को 22 इंटू 22 में डिवाइड कर लो, इजीली कट जाएगा। यहाँ इसको हमने 11 इंटू 11 इंटू 100 कर लिया तो 25 वाट आ गया आंसर। ठीक, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर था जिसका सेम मटेरियल था और सेम साइज था, सेम लेंथ सेम डायमीटर और सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल सेम लेंथ सेम डायमीटर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ाया था, कॉपी पे नोट भी होगा। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, टेम्परेचर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे या डायमीटर पे। ठीक, अब यहाँ पे सब तो सेम है, तो दोनों कंडक्टिंग वायर का जब सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। सेम मटेरियल सेम साइज वायर विल हैव द सेम रेजिस्टेंस लेट आर। मैंने कहा कि आर हम इसको ले लेते हैं क्योंकि दोनों का वही होगा, तो आर हम कह देते हैं। फर्स्ट कंडीशन उसने कही कि सीरीज में जब कनेक्ट हो जाए, when two wires are connected in series, जब सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस आरएस क्यों लिखा, सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, एक दोनों का आर है तो आर प्लस आर डायरेक्ट ऐड हो जाता है सीरीज में, आर प्लस आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 2R। ठीक है, क्वेश्चन 1। इसके बाद हीट प्रोड्यूस इन दिस केस, अब इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, फार्मूले से देखो, एच एस इज इक्वल टू एकदम लास्ट में फार्मूला लिखा होगा आई स्क्वायर आर एस इंटू टी। आर एस क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज में है इसलिए आर एस नोटेशन में दे रहा हूँ, नहीं तो फार्मूले में आई स्क्वायर आर इंटू टी लिखा हुआ है। तो आई स्क्वायर, चूंकि आई में भी एक आर छुपा हुआ है, कैसे, ओम्स लॉ से, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हमने आई को चेंज कर लिया वी स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर से, इंटू आर एस इंटू टी। आर एस से इसका स्क्वायर खत्म, यहाँ पे एच एस इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर टी अपॉन 2R। ठीक, 2R कैसे है, आर एस जो है ये 2R है, कि आर एस की जगह पुट कर दिया 2R। इक्वेशन 1। सेकंड वाला है फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन थ्योरम, उसने फिर कहा है कि अगर ये दोनों वायर पैरेलल जुड़ जाए तब हीट प्रोड्यूस क्या होगी और दोनों का रेशियो फिर क्या होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि 1 अपॉन रेसिप्रोकल ले लेते हैं, आरपी, आरपी क्यों लिखा, पैरेलल रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, दोनों का आर ही है, तो यहाँ से आरपी आ गया आर अपॉन 2, हीट प्रोड्यूस वही होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, आरपी रहेगा यहाँ पे सिर्फ वी स्क्वायर इंटू आरपी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर बाई 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे आरपी क्या है, आर बाई 2 है, तो आर बाई 2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, रेशियो क्या आ जाएगा, एच एस अपॉन एच पी। देखो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एच एस अपॉन एच पी। एच एस क्या है, वी स्क्वायर टी अपॉन 2R, एच पी क्या है, वी स्क्वायर 2T अपॉन R अपॉन 2। देखो मैंने यहाँ पे लिखा वी स्क्वायर टी अपॉन 2R होल का अपॉन 2 वी स्क्वायर टी अपॉन 2 सॉरी R। अब जब काट दिया तो वहां पे इसका रेशियो आ गया 1:4 का रेशियो, आंसर क्या आ गया इसका 1:4, सी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसने कहा है कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, डायमीटर कितना 0.5 mm, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, mm को मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻³ हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 mm में 1/1000, तो 1/1000 क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 10⁻⁸, हमने पॉइंट को हटा दिया तो 16 × 10⁻⁹ ओम मीटर आ गया, सब मैथमेटिक्स है। R इज इक्वल टू 10 ओम, ये गिवन है। लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या होगी, तो हम एरिया पहले निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी के फार्मूले में क्या आता है, रेजिस्टिविटी R × A/L,
एरिया हमको चाहिए, तो एरिया क्या होगा? अब एरिया की जो बात आती है, वायर का जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा? वायर का डायमीटर ये है, ये वायर की तरफ से डायमीटर ये, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको निकालना है ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया सर्किल की तरफ से दिख रहा है, तो एक सर्किल का एरिया क्या होता है? π/4 d स्क्वायर या πr² होता है। एरिया जो होता है πr² होता है, तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू आर d/2 का होल स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? पाई d2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से आता है यह π/4 d स्क्वायर, तो पाई क्या है? 22/7 इंटू 4 ये वाला इंटू डी स्क्वायर क्या है? डी ये वाला। यहाँ से हमने एक की वैल्यू सॉल्व की, तो इतना है 22 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 28 इंटू 4। हमने डेसिमल को हटा दिया है, इसलिए ऐसा सॉल्व करके यहाँ पे एरिया की वैल्यू निकालेंगे। अब रेजिस्टिविटी की बात आती है, यहाँ से फिर यहाँ चलेंगे। रेजिस्टिविटी की बात आती है, रेजिस्टिविटी आर ए इंटू एल होती है, आर इंटू ए अपॉन एल होती है। तो आर इंटू ए, एल क्या हो जाएगी? लेंथ यहाँ से निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर इंटू ए अपॉन रो हो जाएगी। अब एल ये सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया, पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो 122/0.7 मीटर हमको वैल्यू। बस इतनी सी चीज है यहाँ पे, ये फार्मूला जो है रेजिस्टिविटी का, इसको देखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन उसमें पूछा है कि इफ डी इज डबल, मतलब डायमीटर अगर डबल कर दिया जाए, ये इतना है तो इसका और डबल कर दिया जाए, दुगना हो जाए डायमीटर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्योंकि डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर डायमीटर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कितने टाइम घटेगा? इनवर्सली है ना, तो घटेगा 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 4 टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा अगर डायमीटर डबल हो जाए। डायमीटर 2 टाइम्स बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं 1/4 हो जाएगा। 7 वाले में VI प्लॉट पे, ये कौन सा है? ये VI प्लॉट है। डेटा दे रखा है, जैसे ग्राफ खींचते थे उसी तरह से V x एक्सिस पे, I y एक्सिस पे, ये सारा डेटा हमने 2, 4, 6, 8, 12 ये एक एक खाने को जो स्क्वायर वाला खाना रहता है उस हिसाब से हमने माना है, तो 1, 2, 3, 4 ये हमने मान लिया। अब उसके बाद जो डेटा दे रखा था उसमें डेटा दिया है सीरीज में एम्पियर और वोल्ट में दिया है 0.5, तो हमने उस पॉइंट पे डेटा कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं आई और बी के, उन दोनों को वहां पे रख दिया जैसे मैथमेटिक्स में करते थे। फिर हम क्या, आर हमको कहाँ से मिलता है? स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव रेजिस्टेंस। तो हमेशा फार्मूला याद रखना, ऐसे मिलेगा 1/r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाला अपॉन बेस वाला, यानी अगर आर निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस ये परपेंडिकुलर ये, देखो आर इक्वल टू 6.8 डिवाइड बाई 2। अब ये 6.8 और 2 कहाँ से है? ये कोऑर्डिनेट से वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे देखो यहाँ तक क्या था? ये 1 है, ये 1 जा रहा है यहाँ तक, और ये 3 जा रहा है, इतना कितना बचेगा? 3 - 1 = 2 बचेगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या था? 10.2 था, 10 है, ये 10.2 है, 10.2 है। फिर हमको सिर्फ इतना निकालना है, BF निकालना है, हमको यही चाहिए ना, DF BF, तो BF निकालना है, तो 10.2 ये है। अब इसके बाद इतना कितना है? 3.4, पहले से दे रखा है 3.4, उसमें दिया ये वाला कोऑर्डिनेट 3.4, तो 10.2 में से 3.4 घटा दिया तो इतना मिल गया हमको, कितना मिला? 6.8। अब इसी को हम इसमें वैल्यू रखिए तो 3.4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये यहाँ से वैल्यू आती है इसकी। ये याद रखना कि स्लोप जो होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, जो लाइन का स्लोप निकाल। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें देखो जो क्वेश्चन शेयर किया है, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. हमने ये चीज लिख दिया यहाँ पे, V is equal to 12 वोल्ट दिया, I 2.5 मिली एम्पियर दिया है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, मिली से एम्पियर में भी सीधे कन्वर्ट। रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो V की जगह क्या है, कोई वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4.8 किलो ओम। यहाँ पे आया था 4800 ओम, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 3.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? तो यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी है और R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू दे रखी है। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R4, R5। तो ये ऐड किया हमने तो R इक्वल टू 13.4 ओम। टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, 13.4 ओम। सीरीज में क्या ही रहा था, तो फिर यहाँ पे सो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, हमको क्या निकालना है, आर करंट की वैल्यू निकालनी थी, आई की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, 9 अपॉन 13.4, तो हमने इसको डिवाइड दे दिया तो 0.67 एम्पियर आ गया। वही क्योंकि ये सीरीज में है तो सारे के सारे में वही करंट फ्लो करेगा, सेम करंट। बताया था कि सीरीज करंट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करती है हर एक रेजिस्टेंस से, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट करंट फ्लो करती है अलग अलग रेजिस्टेंस से। यहाँ पूछा 12 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी, तो जितनी सबसे कर रही वही उतनी इससे भी करेगी, तो 0.67 एम्पियर इससे भी होगी। 10वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. ये given है, V is equal to 220 volt, I is equal to 5 ampere, रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखा है 176 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 176 ओम। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो ये दे रखा है पैरेलल में। तो हमने माना कि लेट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस विल बी यूज्ड, कितना n, तो पैरेलल में तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये जो वैल्यू दे रखी बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, आर सी इज इक्वल टू 44 ओम। अब फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एन डॉट आर सी इज इक्वल टू आर, n इज इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने कहा था n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन n ही हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, तो n डॉट आर सी, तो n डॉट आर सी इक्वल टू आर, यहाँ से n की वैल्यू निकाली 4, तो 4 रेजिस्टेंस विल बी यूज्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10।